हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 हम लोग कवर कर रहे थे। ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस क्वेश्चन बैंक 2025 से। और देखिए, हमने जो है 11 अगस्त 2024 का क्वेश्चन पेपर कवर कर लिया था, 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक। टोटल 500 प्रश्न है फ्रेंड्स। और देखिए, आज हम लोग इस सेशन में 101 से लेकर के 200 तक के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। और देखिए, 7 अगस्त वाला हमने एक ही सेशन में, एक ही वीडियो में 500 क्वेश्चन कराया हुआ है। तो महामैराथन सेशन है ये, 7 अगस्त 2024 बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। इसको आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 100 तक हमने इससे पहले वाले सेशन में कवर कर लिया था कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो देखिए, 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 200 तक कवर करेंगे। तो देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है और प्रश्न संख्या 101 है कि रेड डाटा बुक किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो रेड डाटा बुक है ना, यह प्रकाशित करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं IUCN। ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए, 1963 में जो है IUCN के द्वारा जो है रेड डाटा बुक को जारी किया गया था पहली बार। देखिए, इसका जो हेडक्वार्टर है IUCN का, याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। और रेड डाटा बुक होता क्या है, तो इस बुक में वे जीव जंतु, पौधे और जो अन्य जीव शामिल होते हैं जो कि विलुप्त होने के खतरे के कगार पर होते हैं। क्लियर। अच्छा, रेड डाटा बुक जो है ये प्रजातियों को 9 श्रेणियों में विभाजित करता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार में डचों द्वारा पहली कंपनी कहाँ लगाई गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार के एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, बिहार में डचों के द्वारा पहली कंपनी जो है ये लगाया गया था पटना में। और ये सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार में डचों के द्वारा पहली फैक्ट्री 1632 ईस्वी में पटना में लगाई गई थी। और डचों के द्वारा पटना में स्थापित यह फैक्ट्री वर्तमान में कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। डच हॉलैंड यानी कि वर्तमान में नीदरलैंड के निवासी थे। ठीक है। और 1596 में कार्नेलिस डी हाउटमैन केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बांटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी और यहाँ वे अपने सिक्के भी ढालते थे। डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत में, 1627 में पिपली में तथा 1653 में चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। चलिए, तो ये पटना में इन्होंने जो है, बिहार में पटना में अपनी फैक्ट्री लगाई थी 1632 में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, किस हार्मोन को दूध जनक हार्मोन कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, दूध जनक हार्मोन जो कहा जाता है, ये कहा जाता है LTH हार्मोन को। ठीक है ना। और LTH का फुल फॉर्म होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसका मुख्य कार्य शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव उत्पन्न करना है। ठीक है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब भी हार्मोन हैं। इनको एक बार हम लोग देख लेते हैं एक नज़र। देखिए, ACTH हार्मोन जो होता है यह एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। GTH जो होता है यह हार्मोन जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। और FSH जो होता है यह हार्मोन वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। ठीक है। चलिए, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। देखिए, बिहार पुलिस का ऑलरेडी हमने आपको 30 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया हुआ है। 2010 से लेकर के अब तक सारे क्वेश्चन हमने करा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो देखिएगा, आपको इससे ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है। चलिए देखिएगा, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। सन आप जरूर याद रखिएगा, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और देखिए, 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया था। ठीक है ना। आगे देख लीजिए, यहाँ से पढ़िए अब कि आर्य समाज के स्थापना का आशय क्या था। तो हिंदू धर्म में जो व्याप्त दोष थे, कुरीतियाँ थी, उनको उजागर करके दूर करना था और भारत को जो है सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना था तथा वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना था। अच्छा, एक नारा है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, ये प्रश्न बनता है। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है ना। इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, आपको याद भी होगा सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है, तो दयानंद सरस्वती जी की। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। और देखिए, यहाँ पर कुछ संस्थाएं, संस्थापक और उनका
स्थापना वर्ष दिया गया है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, वीडियो को रोक लीजिए और पढ़िए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था 1897 में, और स्वामी विवेकानंद जी ने ही बेलूर मठ की भी स्थापना किया था। तो अगर पूछा जाए कि बेलूर मठ की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने। साथ ही साथ देखिए हरिजन सेवक समाज महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है, 1932 में। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के सहयोग से एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग इन्होंने किया था, ठीक है। वेद समाज की स्थापना ये सब आप देख सकते हैं। शारदा सदन पूछा जाता है तो रमाबाई ने किया था, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा सत्यशोधक समाज बड़ा पूछा जाता है तो ज्योतिबा फुले ने किया था 1873 में, ठीक है ना। चलिए, और इनकी पुस्तक भी है ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो बिहार का बजट जो है ये आपके वित्त मंत्री करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए वित्त मंत्री करते हैं, और यहाँ पर दिया भी गया है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट के लिए प्रयुक्त शब्द वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक है। राज्य सरकार की बजट के संबंध में व्यवस्था अनुच्छेद 102 में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है। जल प्रबंधन का जो उन्नत व्यवस्था है या उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य पूछेगा तो याद रखिएगा ये धौलावीरा से मिला है। और धौलावीरा कहाँ पर पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात के कच्छ जिले में, ठीक है। यहाँ पर देखिए धौलावीरा की जो खोज की जाने वाली सबसे बड़ी उपलब्धि है वो यहाँ से प्राप्त होने वाला सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख है। तो ये भी आप याद रखिएगा ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नाजी पार्टी का संस्थापक कौन था। देखिए एक नाजी पार्टी है, ठीक है ना। तो नाजी पार्टी की संस्थापक जो था ये एडोल्फ हिटलर था। क्लियर, कौन था एडोल्फ हिटलर, ये जर्मनी का तानाशाह था, याद रखिएगा, ठीक है। 1921 में इसने जो है 1921 से ये नाजी पार्टी का नेता था, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था। लाइसोसोम की खोज किया था डी डुबे ने, यहाँ पर देखिए दिया भी गया है, डी डुबे ने किया था। अच्छा, लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर दिया गया है कि सर्वप्रथम 1958 ईस्वी में क्रिश्चियन डी डुबे ने देखा था, किसके लिए, कि इन्हें 1974 किसने देखा था, इन्होंने देखा था ये चीज़, ठीक है। क्या कि लाइसोसोम एक छोटी झिल्लीदार थैलियाँ जैसी संरचना है, झिल्ली के अंदर अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम रहते हैं, और स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका को छोड़कर के यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसके लिए उनको 1974 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था कि इसको जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, और राइबोसोम को जो है कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को, किसको, राइबोसोम को, राइबोसोम को, ठीक है फ्रेंड्स। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ये सब भी याद रखिएगा। देखिए आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है, तो देखिए जो जीवन की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है ना, ये लागू रहता है। तो ये आर्टिकल 20 और 21 में है। यहाँ पर देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा आर्टिकल 352 में निहित है। अच्छा, 356 में क्या है, तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, और 360 अनुच्छेद में क्या है, वित्तीय आपातकाल है। ये तीनों आर्टिकल ध्यान रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 352 के प्रभावी होते ही अनुच्छेद 358 के उपबंध स्वतः प्रभावी हो जाते हैं, और अनुच्छेद 358 और 59 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकार का प्रभाव का वर्णन करते हैं। यहीं पर दिया गया है कि अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निरंबर से संबंधित है, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 में, जबकि अनुच्छेद 359 जो है ये अन्य मूल अधिकारों के निलंबन जैसे कि 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़ करके संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 20 और 21 जो है ये आपके पूछा गया है कि लागू नहीं होते हैं। जैसे कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संबंध ये अनुच्छेद 20 में है, और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है ये आर्टिकल 21 में है। तो यही है, ये आपातकाल के समय लागू रहने वाला ये आपका अनुच्छेद है। चलिए देखिएगा यूरेनियम का अयस्क कौन सा है, यूरेनियम। तो देखिए यूरेनियम जो होता है ना, ये एक तरह का कहिएगा तो यूरेनियम क्या है बताइए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और देखिए फ्रेंड्स इसका अयस्क जो है ये आपका पिचब्लेंड है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए यूरेनियम का जो यहाँ पर दिया गया है आवर्त सारणी के एक्टिनाइड श्रेणी का ये तीसरा तत्व है।
इसकी खोज 1789 में देखिए कलाप्रोट के द्वारा पिचब्लेंड नामक अयस्क से किया गया था। उसके बाद देखिए यूरेनियम का नामकरण जो है यहाँ पर देख सकते हैं यूरेनस ग्रह के आधार पर रखा गया था। ये सब देख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। देखिए शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार, तो 2023 वाला मिला था नरगिस मोहम्मदी को। और देखिए 2024 वाला भी अब आप याद रखिएगा, ये किनको दिया गया है। 2024 वाला दिया गया है जापान की एक संस्था है निहोन हिंडाइको को दिया गया है, ठीक है। आगे आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन है, देख लीजिएगा। क्या दिया गया है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है, और यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार दिया जाता है, जो कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे। इन्होंने 1867 ईस्वी में जो है डायनामाइट की खोज किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा डायनामाइट की खोज किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर माह में होती है, और ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि में दिए जाते हैं, ठीक है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति फ्रेडरिक पासी और हेनरी ड्यूनेंट थे। हेनरी ड्यूनेंट आपको याद है, रेड क्रॉस जो है इसके संस्थापक है हेनरी ड्यूनेंट, ठीक है ना। 1901 में यह पुरस्कार इन लोगों को दिया गया था। देखिए ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आप चलिए बताइए। 2024 वाला जो हुआ था आयोजन, यह आपका कहाँ पर हुआ था, फ्रांस के पेरिस में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, आगे मिलेगा आपको, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपका देख सकते हैं 34वां है, जो कि अभी हमने 33वां पढ़ा है। 34वां जो होगा 2028 में होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में, ठीक है। 35वां ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में होगा 2032 में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब आप पढ़ लीजिए। क्लियर, आप लोग कहते हैं कि पूरा डिटेल में बताइए, तो आप खुद ही पॉज करके पढ़ लीजिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 2024 का आयोजन मैंने बता दिया। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इतना ही आपको इम्पोर्टेंट है, इतना ही याद रखना है। और ये वाला आपको याद रखना है कि अगला कहाँ पर होगा। तो 34वां और 35वां आपने देख लिया, ठीक है। चलिए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा गया है, तो ये श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है ना। इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, देखिए यहाँ पर दिया भी गया जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट कुछ आर्टिकल हैं, जैसे कि अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करता है। ब्रिटिश काल में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनिस थे, ठीक है। और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, और इन्हीं के समय भोला पासवान शास्त्री के समय जो है पहली बार बिहार में आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे, और प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए HF में कौन सा बंध है, तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है HF, ठीक है ना। इसमें सहसंयोजक बंध है, देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच एक सहसंयोजक बंधन होता है, किसमें, हाइड्रोजन फ्लोराइड में, जिसको कि पोलर कोवैलेंट बंध भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा कि आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑब्वियसली इसमें से देखिए आग बुझाने के लिए आप प्रयोग करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर, याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ गुण के, तो देख सकते हैं ये बहुत ठंडी होती है, दहन का समर्थन नहीं करती है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद देख सकते हैं कि ऑक्सीजन को विस्थापित कर देती है, और ये प्राकृतिक रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद होती है। ये सब आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, और आग के त्रिकोण में 3 तत्व होते हैं, जैसे कि ज्वलनशील पदार्थ, एक फ्यूल होता है, उष्मा होता है, हीट होता है, और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है। तो मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ था कि बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1964 में हुई थी। ये बेगूसराय जिला में पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ बेगूसराय हो जाएगा, और इसका संचालन जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए, और इसके निर्माण में सोवियत संघ और रोमानिया ने मदद किया था, और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन सी है, तो इसमें से आप देख सकते हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ये नाग है, ठीक है ना, नाग है, ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और नाग का प्रथम सफल परीक्षण जो है 1990 में किया गया था। इसे दागो और भूल जाओ टैंक विरोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न है हमारा,
हाँ बाकी भी है, जैसे कि देख सकते हैं पृथ्वी, ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली कम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, ब्रह्मोस जो है ये सुपरसोनिक क्रूज है। यह भारत और रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत को यांत्रिक में ऑब्वियसली जो है ये मोटर कर देगा। ठीक है ना, विद्युत मोटर। बाकी यहाँ पर दिया गया है, पढ़ सकते हैं। विद्युत बल्ब क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश से ऊष्मा में परिवर्तित करता है। विद्युत शूल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में, डायनमो यांत्रिक को विद्युत में, इंजन ऊष्मा को यांत्रिक में, कोयले का जलना रासायनिक को ऊष्मा में, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए सूरत विभाजन कब हुआ था, तो सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। ठीक है ना, सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस दो दल में बट गया था, गरम दल और नरम दल में, 1907 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और देखिए इसकी जो आपकी अध्यक्षता है वो क्या था, रास बिहारी घोष ने, याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स ये 75 है और विधानसभा में 243 है, तो दोनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुडी है। ये अन्नामलाई पर्वत की है। ठीक है ना, अन्नामलाई की पहाड़ी है नीलगिरी के दक्षिण में, इसी की चोटी है अनाईमुडी, यही सर्वोच्च चोटी है। दूसरी ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ठीक है ना, जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर है। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा है और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के बीच केरल में पालघाट दर्रा है। चलिए उसके बाद देखिए बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस और जल दिवस भी याद रखिएगा, ये 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। क्लियर, चलिए 22 मार्च के दिन। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब कर दिया गया। तो फ्रेंड्स ये था आपका कौन सा संशोधन, तो याद रखिएगा ये 61वां संविधान संशोधन था, जो कि 1989 में हुआ था। ठीक है, इसी में जो है 18 वर्ष कर दिया गया था मतदान की आयु, याद रखिएगा। और 61वां संविधान संशोधन 326 में संशोधन करके लागू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, ये याद रखिएगा। 35वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत जो है सिक्किम को संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त करके उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया था। और फाइनली जो है 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। चलिए बाकी भी आप पढ़ सकते हैं, अगर चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए। वायुमंडल किस विधि के द्वारा गर्म होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए कि संवहन विधि के द्वारा। चालन, संवहन और विकिरण आपने पढ़ा होगा। ठीक है ना, चालन में क्या होता है, तो ऊष्मा जो है ये आपके ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण इसी के माध्यम से होता है। जैसे चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचती है। और ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि से। ठीक है, संवहन में क्या होता है, तो संवहन विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। और इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती हैं, जिनको कि संवहन धाराएं कहते हैं। और इस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है। गैसों और द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि के द्वारा होता है। अब विकिरण देखिए, इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी की ओर जो है बिना किसी माध्यम की सहायता से, बिना किसी माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरण होती है। ठीक है, और देखिए इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम से, ठीक है ना, वही चीज़ है यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, चलिए आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी, आधुनिक शब्द है इसलिए आधुनिक में जो है मोसले होगा। अगर पूछताछ आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, तो दमित्री मेंडलीव ने किया था। बट आधुनिक जब लग जाएगा तो यहाँ पर आप याद रखिएगा मोसले ने। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने बताया था कि परमाणु के जो आपके तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसकी परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। इसलिए इन्होंने जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया और परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर जो है स्वीकार किया था। क्लियर, चलिए तो मेंडलीव का जो था ये परमाणु द्रव्यमान पर था और मोसले का परमाणु संख्या पर था।
तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेंडलीव के आवर्त सारणी का सिद्धांत तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन थे, जबकि मोसले के परमाणु संख्या के आवर्त फलन, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं मिल पाया था, ठीक है, ये पहली कमी थी, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। लघुपथन के समय क्या होता है, यानी कि जो आपका शॉर्ट सर्किट होता है, तो शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। वही चीज़ दिया गया है, विद्युत धारा का SI मात्रक आपको पता है एम्पियर होता है, और लघुपथन को रोकने के लिए, शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए किसका, फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सब आप पढ़ सकते हैं। विद्युत धारा की दिशा हमेशा जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है, ठीक है फ्रेंड्स। विद्युत धारा एक सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। चलिए, और देखिए यहाँ पर विद्युत धारा के मात्रक का नाम यहाँ पर देख सकते हैं एम्पियर के नाम पर रखा गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा के लिए विद्युत फ्यूज़ का प्रयोग किया जाता है लघु परपथ में, जो है फ्यूज़ का। और फ्यूज़ जो बना होता है ये आपका टीन और सीसा का मिश्र धातु का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा कि ये सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है फ्यूज़ को, ठीक है ना, और इसका गलनांक कम होता है। चलिए, उसके बाद देखिए पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, तो फ्रेंड्स ये जाइलम पहुंचाता है, ठीक है। और फ्लोएम भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा कौन सी है, तो फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी नदी डेल्टा जो है ना, ये आपका ब्रह्मपुत्र गंगा नदी डेल्टा है, ठीक है। और ये सुंदरबन जो है, आपको याद है ना कि ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, ये सुंदरबन, ये एक तरह का क्या है, सुंदरबन जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस डेल्टा का निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संयुक्त जलधाराओं, जल वितरिकाओं के द्वारा बंगाल की खाड़ी में बनाया गया है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए ये विश्व की जो है सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम में बनाया जाता है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट और दीर्घ दोनों याद रखिएगा। देखिए निकट में ज़्यादा वर्ड है तो निकट के लिए अवतल का, और दीर्घ में कम है तो इसके लिए उत्तल लेंस का, इस तरह से रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें क्या होता है, निकट को मायोपिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा। कभी कभी देगा कि मायोपिया में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा अवतल लेंस का, अवतल लेंस का, ठीक है। और देखिए इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख सकता है परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, ठीक है। ये निकट की हो गई। अच्छा, दीर्घ को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। यहाँ पर देखिए दूर दृष्टि को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया इसको बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आप पढ़ते रहिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है आपको दिखा दिया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या है, तो देखिए ऊर्जा का जो SI मात्रक होता है ना, वो जूल होता है। ऊर्जा का एक और मात्रक है जिसको कि हम लोग बोलते हैं आमतौर पर कैलोरी, और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इसका उपयोग ऊर्जा की, जो भोजन में ऊर्जा की मात्रा है उसको मापने के लिए करते हैं। बट ऊर्जा का SI यूनिट जो होता है वो जूल ही होता है, ठीक है ना। वाट जो होता है ये पावर का होता है, शक्ति का होता है, और वोल्ट जो होता है ये आपको पता है कि ये विभवांतर का होता है, ठीक है। चलिए, बाकी देख लीजिएगा कि ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, और यह एक अदिश राशि होता है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा ½ mv², ठीक है ना, और एक होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। एक होता है आपका स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। यह आपका गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध का जो है ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। और P = mv होता है, इस भी आप जानते हैं, क्लियर। यहाँ पर दे भी रखा गया है, ठीक है। ये संवेग है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेलोसिटी होता है, वेग होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है PE, मतलब इसको शॉर्ट में हम डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी = mgh। m क्या है, द्रव्यमान है, g गुरुत्वजनित त्वरण है जो 9.8 मीटर/सेकंड² होता है, ठीक है ना, यूनिट, क्लियर। और ये हाइट है, ऊंचाई है। चलिए, और ये एग्जाम्पल कभी कभी पूछा जाता है कि बांध द्वारा एकत्रित जो जल होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा। चाबी दिया जाता है जिस घड़ी में, उसमें भी संचित ऊर्जा जो होती है स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा होती है, उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ यूनिट दिया गया है, ये बार बार ये यूनिट जगह जगह, मतलब इसी सेशन में, इससे पहले वाले में जो 11 अगस्त का पेपर था उसी में ये दिया गया था, तो आपने इसको पढ़ रखा है। ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा
कि ज्योति तीव्रता का ज़रा पूछा जाता है, ठीक है ना, तापमान का पूछा जाता है, केल्विन होता है। बाकी तो ये सब लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत धारा का एम्पियर, ठीक है, ये सब आप जानते हैं। पदार्थ की मात्रा का मोल, समतल कोण का रेडियन और ठोसीय कोण का स्टेरेडियन, ये याद रखिएगा। भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो इनको 1990 में मरणोपरांत दिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। और देखिएगा इसमें पूछा गया था कि पहली बार ये किसको दिया गया था, तो याद रखना आपको। चलिए, ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा पहले जो आपके यहाँ पर दिया गया है कि पहले विदेशी कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। दूसरे नेल्सन मंडेला थे। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे, 1966 में दिया गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों को कौन सुलझाता है, तो फ्रेंड्स ये सुलझाता है आपका सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित विवादों को सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 55 में जो है यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति की निर्वाचन जो होगी ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, ठीक है। अनुच्छेद 56 यहाँ पर दिया गया है और ये है राष्ट्रपति अपने पद की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, ठीक है। और अपने पद की समाप्ति के बाद वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाए, वो पद ग्रहण न कर ले। 61 में महाभियोग है, आपको याद होगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है 123 में है और क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। क्लियर? एस राधाकृष्णन जो थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे और 1 बार ये राष्ट्रपति भी रहे हैं। केवल बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी और नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, ठीक है। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, लोकसभा 25 वर्ष, ठीक है ना, और राज्यसभा 30 वर्ष, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, यहाँ पर दिया गया है कि राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम 21 वर्ष। 6ठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6ठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है, ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र है उनके प्रशासन के संबंध में उल्लेख किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं कितने 12 अनुसूची हैं, ठीक है। संविधान में कितनी है? 12 अनुसूची हैं। क्लियर? ये सब याद रखिएगा, सब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, पहला अनुसूची जो है क्या है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख है, ठीक है। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा में है, इसमें जो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते, पेंशन, इन सब का उल्लेख किया गया है। तीसरा में जो है इनके द्वारा जो पद ग्रहण किया जाता है उनके शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। 5वीं में जो है विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है, ठीक है। 6ठी मैंने आपको बता दिया, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये था ना, देख लीजिए एक बार, हाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये था। 7वीं में जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है और इसी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, ठीक है। 8वीं में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में जो है आपको पता है कि इसमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए। 10वीं में जो है इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं जो है ये पंचायती राज से संबंधित है, यानी कि 73वां संविधान संशोधन से, और 12वीं जो है ये 74वां संविधान संशोधन से संबंधित है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के 23वें, अब देखिए यहाँ पर 23वां पूछा गया है। टोटल कितने तीर्थंकर थे? तो 24 तीर्थंकर थे। 24वां कौन थे? तो वर्धमान महावीर थे। यहाँ 23वां पूछा गया जो कि आपके पारस बनाते थे। प्रथम कौन थे? तो प्रथम ऋषभदेव थे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि 1 मिनट रुक जाइए, हाँ 135 हो गया।
चलिए कि भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये नीलगिरी है, तमिलनाडु वाला। ठीक है, 1986 में इसको स्थापित किया गया था और इसको आप ध्यान रखना है आपको। चलिए उसके बाद देखिए, भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है। भारत का सबसे छोटा जो है ये डिब्रू सैखोवा, जो कि असम में पड़ता है। और भारत सरकार का अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित हो चुके हैं, जिसमें से 12 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। मिशन इंद्रधनुष संबंधित है, तो ये टीकाकरण से संबंधित है, वैक्सीनेशन से संबंधित है। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ये सब आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये आपका 2018 में रांची से शुरू किया गया था, 23 दिसंबर के दिन। ठीक है, बाकी सब आप पढ़ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2008 को, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत 27 दिसंबर 2021 को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स ये बांकीपुर में हुआ था 1912 में, और आर एन माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता किया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देखिए इस अधिवेशन में महामंत्री सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्वागत समिति के अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे। ठीक है, और इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार हिस्सा लिया था। चलिए दूसरा गया में हुआ था। ठीक है ना, बिहार में दूसरा गया में हुआ था और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुआ था, 7 अप्रैल के दिन। और इसी 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस इसीलिए मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। टेड्रोस अधनोम जो है अभी इसके क्या है, महानिदेशक हैं, याद रखिएगा। ये इथोपिया के हैं टेड्रोस अधनोम। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। बाकी देखिए यहाँ पर कुछ संस्थान हैं, संगठन है जिनका स्थापना वर्ष दिया गया है, ये आप देख लीजिएगा। विश्व पर्यटन संगठन स्पेन में मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है। खाद्य एवं कृषि संगठन ये 1945 में रोम में इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 1945 वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक 1945 वाशिंगटन डीसी। यूनेस्को 1946 फ्रांस के पेरिस में। यूनिसेफ का 1946 न्यूयॉर्क में है। विश्व व्यापार संगठन 1995 स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। ठीक है, चलिए नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो देखिए अभी वर्तमान में वीवीआर सुब्रमण्यम है। ठीक है, याद रखिएगा 2015 में जो है योजना आयोग के स्थान पर जो है इसका स्थापना किया गया था। इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न करिए कि वर्साई की संधि कब हुई थी? तो वर्साई की संधि जो है इसको आरोपित संधि के नाम से माना जाता है। और देखिए ये प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत हुआ था और ये हुआ था 28 जून 1919 को। ठीक है, जर्मनी के साथ किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, और काफ़ी भारी हर्जाना जर्मनी पर थोपा गया था और ऐसा माना जाता है कि इसी संधि में दूसरे विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि, और देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, याद रखिएगा। ठीक है, ब्लैक फुट किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स ये आर्सेनिक के कारण होता है। इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए और मिनी माता एक रोग है, मिनी माता, एक मिनी माता होता है। मिनी माता पारा के कारण होता है। ठीक है, पारा के कारण। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है कुछ बीमारी, जैसे कि पोलियो। ठीक है, किसको प्रभावित करता है? विषाणु का नाम एड्स का HIV है। डेंगू का अर्बो वायरस है। पोलियो का पोलियो वायरस है। ठीक है, चेचक का देखिएगा वेरियोला वायरस है। ठीक है, खसरा का देख लीजिए मॉर्बिली वायरस है। रेबीज का रेबडो वायरस। हर्पिज का हर्पिज, हर्पिज त्वचा से संबंधित रोग है, ये वायरस से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो सबसे शुद्धतम रूप जो है ये आपका देख सकते हैं वुड्स स्टील है। ठीक है, और देखिए पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है और इसमें 0.1 पॉइंट से लेकर के 12 से लेकर के 0.25 तक जो होता है इसमें आपका कार्बन होता है। चलिए, और एक प्रकार का जो है ये आपका जो यहाँ पर दिया गया है कि ये उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात होता है। ऑप्शन में से चुनना था आपको। चलिए फिजी की राजधानी, तो फिजी की राजधानी सुआ पड़ता है ना, फिजी याद रखिएगा, ये सुआ पड़ता है। और ये आपका है कहाँ पर? तो प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय कंट्री है, ये द्वीप समूह है एक। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर देखिए कुछ देश के राजधानी का नाम दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स,
इसको आप याद रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल जो है ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में मनाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। और एक संगई महोत्सव है, एक संगई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है, तो संगई भी याद रखिएगा, ठीक है। संगई ओनम केरल में मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेदिन खलम जो है ये मेघालय में, सागा दावा इंपॉर्टेंट है सिक्किम में, उसके बाद खोंगजुम जो है ये मणिपुर में, चपचारकूट मिजोरम में, ये सब देख सकते हैं। अटकुल जो आपका पोंगल है ये केरल में, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट काला घोड़ा महोत्सव ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है, मुंबई में, याद रखिएगा। नागी पक्षी वाला बिहार में मनाया जाता है, ठीक है। हॉर्नबिल देखिए यहाँ पर नागालैंड में आ गया, क्लियर, जैसे मैंने आपको बताया है। चलिए उसके बाद देखिएगा, हाँ अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? 4 बौद्ध संगति हुई थी, चौथा आखिरी है कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है ना, कनिष्क के समय में हुआ था, याद रखेंगे इसको। चलिए पहला हुआ था राजगृह में, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव किस अनुच्छेद से संबंधित है? यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर लिया अभी 48, और यहाँ पर देखिए 46 दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन 45 था, हॉर्नबिल वाला, यहाँ पर 46 हो गया कि राष्ट्रपति चुनाव, तो ये आर्टिकल 54 से है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है कि राष्ट्रपति जो होगा अनुच्छेद 52 में होगा, ऐसा कहा गया है। और निर्वाचन 55 में, पदावधि 56 में, जो अर्हताएँ हैं योग्यताएँ हैं 58 में, शपथ 60 में, और महाभियोग 61 में है, और क्षमादान 72 में है, और अध्यादेश 123 में है, याद रखिएगा, ठीक है। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु हुई थी कब? तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1530 में, ठीक है ना। और बाबर 1526 में जो है, याद रखिएगा, यह आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है ये जीत करके भारत में जो है मुगल सत्ता स्थापित किया था। 1530 में इसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। काबुल में इसको दफनाया गया था, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं बाबर के द्वारा कुछ युद्ध हैं, जैसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर इब्राहिम लोदी 1526 में, खानवा का युद्ध बाबर राणा संगा के बीच में 27 में, ठीक है। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच 58 में, और घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान के बीच 1529 में, और सभी में बाबर जीत गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया, ये वाला मैंने आपको करा दिया, ठीक है, बौद्ध संगति। चलिए अब आइए 49 पर, देखिए ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? अब यहाँ से देखिए 1 लाइनर टाइप का दे दिया गया है, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड का अध्ययन जो है ये कॉस्मोलॉजी कहलाता है। दौड़ने के दौरान शरीर का कौन सा ऊतक सहायता प्रदान करता है? तो ये जो आपका पेशी ऊतक है वो। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? तो अम्बुबाची असम में लगता है, ठीक है, अम्बुबाची असम में लगता है। चलिए उसके बाद देखिए यूटोपिया के लेखक कौन है? तो यूटोपिया को लिखा है थॉमस मोर ने, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म तो पटना में हुआ था 1666 में, याद रखिएगा। सिखों के ये 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। सिंधु जल समझौता ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के परिदृश्य में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, सिंधु नदी का पानी रोका जाने का जो आपको भारत का निर्णय था, तो उस दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है सिंधु जल समझौता। चरक किसके दरबार में रहते थे? तो चरक का पुस्तक है चरक संहिता, और ये कनिष्क के दरबार में एक आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक है। राज्यसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अच्छा निसार जो है इसरो और किस देश का संयुक्त मिशन है? अब देखिए निसार NISAR, अब इसी से मिल जा रहा है, देखिए N से नासा, I से इसरो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए नासा जो है नासा का, और आपका इसरो का है, ये निसार, याद रखिएगा। ये एक अपर्चर रडार है। चलिए उसके बाद देखिए उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो फ्रेंड्स ये 233 से 37 में है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो रचना के आधार पर 3 होते हैं। तो 3 भेद कौन कौन से होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा 3 भेद। कौन कौन से? तो एक सरल वाक्य, ठीक है ना, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। चलिए अगला है कि शुद्ध इसमें से वाक्य चुनना है। सारी रात भर मैं जागता रहा हूँ, तो इसको शुद्ध बनाएंगे तो हो जाएगा मैं सारी रात जागता रहा हूँ, ठीक है। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? तो इसको जठराग्नि कहते हैं, ठीक है। चलिए हिंदी की आदि जननी क्या है? तो ये संस्कृत है,
अवध के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र ने किया था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, बाबा रामचंद्र ने अवध में किया था। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। चलिए देखिएगा कि बल का मात्रक पूछा गया, तो मैंने बताया था कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, चलिए ही इज आउट एंड आउट ए, यहाँ पर देखिएगा रिएक्शनरी चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। आउट एंड आउट का आपको बताना है, तो पूर्ण रूप से होता है थ्रोली। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करा है कि इनडायरेक्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, ही सेड द गवर्नमेंट इज राइटिंग लेटर्स, यहाँ पर चुनना है गिवन बिलो। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा सेड दैट द गवर्नमेंट वाज राइटिंग लेटर्स। वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये 2 से 8 अक्टूबर के बीच में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा वन्य जीव सप्ताह। ठीक है, याद रखिएगा वन्य जीव सप्ताह। क्लियर, एक बार ध्यान से देख लीजिए कब मनाया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, तो ये 3 मार्च के दिन। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता खारिज कर दिया है? तो अर्जेंटीना ने। ठीक है, हाल ही में हुंडई मोटर्स, ये करंट का क्वेश्चन है उस समय का, हुंडई मोटर ने अपने जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को। हाल ही में सीआईएसएफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए सीआईएसएफ के जो अभी भी हैं ये प्रमुख महानिदेशक हैं, ये राजविंदर सिंह भट्टी, आरएस भट्टी शॉर्ट में कहा जाता है। उसके बाद देखिए हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में, देखिए 2023 पूछा गया है, भारत ने किस देश को पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपये में भुगतान किया था? तो ये संयुक्त अरब अमीरात को। हाल ही में देखिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश ये भारत बना था। चलिए ये मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है और यहाँ पर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है, तो 961। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए किण्वन क्या है? फर्मेंटेशन, तो ये जैव रासायनिक प्रक्रिया है और किण्वन की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। याद रखिए किसने किया था? लुई पास्चर ने, जिन्होंने रेबीज की टीके का खोज किया था। ठीक है, अच्छा पीपीटी का पूर्ण रूप पूछा गया, फुल फॉर्म, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, सेज का फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए कलेसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो कलेसर जो है ये हरियाणा में है, यमुनानगर जिला में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 80 नंबर कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार। देखिएगा कि कौन सी संयोजी ऊतक नाक, कान और गला में पाई जाती है? तो ये कार्टिलेज पाया जाता है, उपास्थि पाया जाता है। ठीक है, वासुकीनाथ झा का संबंध किससे है? तो ये साहित्य से है। ठीक है, संस्कृत में वासुकीनाथ झा संस्कृत में मैथिली के। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो ये 61। बिहार में बंदूक की फैक्ट्री कहाँ है? तो मुंगेर में। ठीक है, और सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो पोलो खेलते के समय, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के इसकी मृत्यु हुई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी पूछा गया था एक बार बिहार पुलिस में, तो कौन था बताइए? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह था। ठीक है ना, फिर आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश जो है शासक बना था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। चलिए भाखड़ा नांगल, अच्छा इल्तुतमिश जो है ना यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े पर से गिर के हुई थी और इसको दफनाया गया था कहाँ पर? तो इसको भी दफनाया गया था आपको लाहौर में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। देखिए बच्चों में बौनापन या लंबाई किस हार्मोन पर निर्भर करता है? तो ये आपका सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है, जिसको कि एसटीएच हार्मोन बोला जाता है। ठीक है, चूज द सिनोनिम, यानी कि समान अर्थ चुनना है फीबल का। तो फीबल मतलब वीक, कम होता है, कमज़ोर होता है। ठीक है, चलिए सफिक्स लगा करके यहाँ पर बताना है, चूज द करेक्ट सफिक्स टू फॉर्म ए नाउन। ठीक है, एमालगमलेट, ठीक है ना, यहाँ पर होगा TION लग जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर ट्रांसलेशन पूछा गया है कि देयर वेयर क्लाउड्स ओवर हिल, तो क्या होगा? देयर वेयर क्लाउड्स ओवर हिल, तो पहाड़ियों पर बादल थे। वेयर लगा हुआ है तो पास्ट में है थे। WTO का फुल फॉर्म,
तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और अभी हमने पढ़ा है कि 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। एड्स का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कब मनाया जाता है एड्स दिवस? तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। और किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कितनी राशि मुहैया कराई जाती है? तो 6,000 रुपये की राशि। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद रखिएगा, CSO4 इंटू हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी इसको कहा जाता है, ये जरूर याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए बाबर का मकबरा, तो काबुल में है। ठीक है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। गोदान, ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स ये तलवंडी में हुआ था, ननकाना साहब में, पाकिस्तान में। ये सिखों के पहले गुरु थे और सिख धर्म के संस्थापक थे, और सिखों के आखिरी और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। माल्टोज एंजाइम कहाँ से निकलता है? तो फ्रेंड्स ये छोटी आंत से। तो फ्रेंड्स देखिए हमने 200 तक कवर कर लिया है, और आगे 201 से लेकर के 300 तक जो है प्रश्न नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। 100 प्रश्न करके हम टोटल 500 प्रश्न 11/8/2024 के पेपर को कंप्लीट करेंगे। सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा इसको।